हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू कैड्रेक्स एजुकेशन। हमारी जो ये वीडियो की श्रृंखला चल रही थी, ये चल रहा था आव्यूह तथा सारणिक पे। और आव्यूह तथा सारणिक पे हम लोग पहुंच चुके थे सारणिक में। सारणिक में हमने ये देख लिया था कि सारणिक का फंडामेंटल क्या होता है, यानी सारणिक को हल कैसे करते हैं। ठीक। और जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था कि अगर आप लोगों ने किसी भी श्रृंखला का शुरुआत से सारे वीडियो लेक्चर देखे हुए हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा आसानी होगी समझने में। ठीक। आज हम सारणिक के अनुप्रयोग की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला अनुप्रयोग है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक। यदि कोई ट्रायंगल ऐसा है जिसमें यदि कोई त्रिभुज ऐसा है जिसमें तीन बिंदु ए बी सी, इसमें निर्देशांक x1, y1, इसके निर्देशांक x2, y2 और इसके निर्देशांक x3, y3 है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में अगर बिंदु लेते हैं तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कितना आएगा? हाफ ऑफ द x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1। और इस सारणी को हल करने पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वही उसका मान्य होगा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि एंटी क्लॉकवाइज क्यों, क्लॉकवाइज क्यों नहीं? कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल थोड़ा सा ऋणात्मक आ जाएगा। ठीक है। तो जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल एक ऐसी राशि है जिसमें ऋणात्मक या धनात्मक का कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो आप मापांक लगाना पड़ेगा, पर अगर आप सही तरीके से एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं बिंदु तो वहां पे इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए एक मैं उदाहरण लेता हूं और इस उदाहरण के बाद बात करता हूं। एक मैं उदाहरण लेता हूं। उदाहरण क्या है? यदि 2,7, 1,1 और 10,8 अगर आपके ये बिंदु दिए हुए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। हमने माना ये a x1, y1, ये x2, y2, ये x3, y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ ऑफ द, क्या लिखा है यहाँ पे मैंने? x1, y1 1, x1, y1 1। यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2, 7, 1, 1, 1, 1, 10, 8 और 1। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक। अब इसको हल करना है। कितना होगा? हाफ ऑफ द। अब आपकी इच्छा है कि आप इसमें प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? चलिए प्रॉपर्टी लगा ही लेते हैं। मैंने क्या बोला? मैं यहाँ प्रॉपर्टी लगाता हूँ। मैंने कहा कि R1 goes to R1 minus R2 और R3 goes to R3 minus R2। अब जिसकी मदद लेते हैं उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। चलिए क्या होगा? ये हाफ ऑफ द, इसको घटाएंगे, यहाँ 1 आएगा, ये 6 आएगा, ये 0 आएगा, ये एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये फिर 0 हो जाएगा। ठीक। अभी भी आपको अगर हल करना हो इसमें से एक और घटा दीजिए। क्या कर सकते हैं अपन? ये बराबर लिख सकते हैं हाफ ऑफ द, मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई। क्या लगाया? मैंने कहा C2 goes to C2 minus C3 और C1 goes to C1 minus C3, यानी C3 को अब यहाँ पे हम परिवर्तित नहीं कर सकते। जब C3 को परिवर्तित नहीं कर सकते तो इसको उठाकर इसमें घटाना चालू करेंगे। 1 में 0 जाएगा, कितना आएगा?
ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, सॉरी ये 1 रहेगा, यहाँ पे घटाएंगे 6 रहेगा, 0 रहेगा, 7 रहेगा, 0 1 0। अब अधिकतम चीजें 0 हो गई है, तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। कितना आएगा? हाफ ऑफ द आइए एक लेंगे तो इधर से 0 माइनस 7, एक लेंगे कितना आ जाएगा? ये 0 माइनस 7 माइनस 6 लेंगे तो ये 0 माइनस 9, 0 माइनस 9, फिर 0 लेंगे तो उसके आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सभी कुछ उसमें उड़ा करके 0 हो जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हाफ ऑफ, ये -7 और ये 54। ठीक, कितना हो गया भाई? 47। ये आ गया हाफ ऑफ 47। ठीक, इतने वर्ग इकाई ये इसका क्षेत्रफल हो गया। ये तरीका है, मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक, तो थोड़ा सा आप अपने से इसको करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तरीका यही होगा। चलता हूँ मैं इसके आगे के टॉपिक पे। आगे मुझे पढ़ाना है उपसारणिक तथा सहखंडज। देखिए जरा सा, उपसारणिक और सहखंडज होता क्या है। किसी भी वर्ग आव्यूह में जब हम कोई वर्ग आव्यूह लेते हैं, हमें यहाँ हेडिंग डलवाई उपसारणिक तथा सहखंडज। क्या होता है उपसारणिक तथा सहखंडज? किसी भी वर्ग आव्यूह में या वर्ग सारणिक में, ठीक है, सहखंडज की बात कर रहे हैं, जरा से समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मैं एक वर्ग आव्यूह A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, अगर मैंने कोई भी वर्ग आव्यूह ले लिया या वर्ग सारणिक ले ली, सारणिक ले ली तो सारणिक बनेगी और साथ में इसका जो थोड़ा सा चेंज करेंगे तो वही चीज सहखंडज बन जाएगा। देखते हैं, अगर हमने एक वर्ग सारणिक ले, सारणिक तो हमेशा वर्ग के फॉर्म में होगी, अगर आव्यूह लेना है तो वर्ग आव्यूह लीजिए, क्या होगा? ये 3×3 का है, इसमें हर एक अवयव के लिए अलग अलग उपसारणिक और सहखंडज का निर्माण होगा। जैसे मान लिया इसका पहला सहखंडज या उपसारणिक M11 है, M11 यानी पहले अवयव के लिए उपसारणिक। क्या करेंगे? इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ देंगे, जो बचा वो आपका बिना चिन्ह के साथ ये आपका उपसारणिक बन जाएगा। ऐसे ही M12, अब इसका मतलब इस वाले अवयव के लिए निकालना है, तो ये पंक्ति चली जाएगी, ये स्तंभ चला जाएगा, जो साथ में बचा उसको हम लिखेंगे। कितना लिखेंगे? A21, A23, A31, A33। बात समझ में आ रही है? तो उस पंक्ति को छोड़ देना है और उस वाले स्तंभ को छोड़ देना है, जो कुछ बच रहा है उसको उपसारणिक के रूप में लिख लेना है। ऐसे ही M13 कितना होगा? 13 मतलब ये वाली स्तंभ गई, ये वाली पंक्ति गई, ये 4 बच रहे हैं, इन्हीं 4 को लिखना है। A21, A22, A31, A32। ठीक, ऐसे ही M21 की वैल्यू, अब M21 का मतलब ये वाला, तो ये पंक्ति जाएगी और ये स्तंभ जाएगा, ये 2 इधर बचे 2 इधर बचे, बिल्कुल आप इन्हीं को लिख लीजिए। A12, A13,
A32 A33, ऐसे ही आपका M22। ठीक, इसका मतलब इस वाले अवयव के लिए उपसारणिक निकालने जा रहे हैं हम। तो हमने ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दिया, ये किनारे किनारे के 4 लोग बचे। क्या होगा, ये होगा A11 A13 A31 और A33। ऐसे ही M23, अरे इस वाले के लिए ये स्तंभ बचेगा, ये पंक्ति बचा। क्या क्या 4 लोग बचे हैं। क्या क्या हो रहा है, A11 A12 A31 A32। ऐसे ही M31 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, M31। यानी इस वाले अवयव के लिए, इस वाले अवयव के लिए ये पंक्ति और ये स्तंभ खत्म हो जाएगा, ये 4 लोग बचेंगे। इन चारों का बनने वाला सारणिक का मान A12 A13 A22 A23। ऐसे ही M32 इस वाले के लिए, ये पंक्ति ये स्तंभ 1 2 3 4 कितना हो जाएगा, A11 A13 A21 A23। इसके बाद M33 क्या होगा M33 में, इस वाले अवयव के लिए आपको लिखना है। तो जब आप इस वाले अवयव के लिए लिखेंगे तो इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ जाएंगे। ये 4 लोग बचे, इन्हीं 4 लोगों से बनने वाली उपसारणिक का मान A11 A12 A21 A22। ये 9 अवयव थे तो 9 ही आपका उपसारणिक बनेगा। 9 अवयव थे तो 9 आपके क्या बनेंगे, उपसारणिक बनेंगे। इन्हीं उपसारणिक के मान के आगे अगर धनात्मक या ऋणात्मक जोड़ दिया जाता है तो वही चीज आपकी सहखंडज कहलाती है। क्या होता है सहखंडज की वैल्यू, ठीक है। सहखंडज की वैल्यू क्या करते हैं अपन, सहखंडज में उसको C11 से दिखा रहा हूँ, C11 -1 की पावर, ये जितना लिखा हुआ है इसी का जोड़, और जो इसकी वैल्यू आ रही है वो लिख दीजिए। तो C11 बराबर -1 की पावर 2 M11, C12 बराबर -1 की पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 और M12। C13 बराबर -1 की पावर 1 + 3 M13। जो इसका मान आया सारणिक का वो, और ऋणात्मक या धनात्मक चिन्ह जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आगे भी देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने C21 बोला तो -1 की पावर 2 + 1 और इस उपसारणिक का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा M21। C22 ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 M22। C23 -1 की पावर 2 + 3 M23। C31 तो C31 -1 की पावर 3 + 1 M31। C32 3 + 2 M32। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंतिम पर इंपॉर्टेंट, C33 -1 की पावर 3 + 3 और M33। यानी जो उपसारणिक का मान आ रहा है उसमें चिन्हों सहित अगर बात कर ली जाए तो वही चीज आपकी सहखंडज कहलाती है। वही चीज आपकी क्या कहलाती है, सहखंडज कहलाती है। बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक, जरा सा हम इसके ऊपर और थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, जरा सा देखते हैं और किस तरीके से करते हैं। पहले आप इसको नोट करिए और इसके बाद फिर हम बात करते हैं। ठीक, चलिए।
हो गया, चले आगे। तो आपको उपसारी तथा शाखंडक दोनों समझ में आने लगे। अब अगर किसी ने मुझसे बोला, क्या बोला कि शाखंडक आव्यूह निकालिए, किसी भी आव्यूह का, क्योंकि आव्यूह और सारे हम लोग मिला के पढ़ रहे हैं, तो किसी भी आव्यूह में अगर मुझे कहा गया कि शाखंडक आव्यूह निकालिए, ठीक है, शाखंडक आव्यूह, ठीक, क्या होगा देखते हैं जरा सा। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा शाखंडक आव्यूह, शाखंडक आव्यूह। तो किसी भी आव्यूहों के शाखंड से बनने वाले आव्यूह को क्या बोलते हैं, शाखंडक आव्यूह बोलते हैं। यानी आपने उपसारी निकाली, उपसारी पे धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह डिसाइड किया, और इसके बाद उनसे बनने वाला जो आव्यूह आपने क्रिएट किया, वही आव्यूह आपका शाखंडक आव्यूह कहलाता है। वही आव्यूह आपका क्या कहलाता है, शाखंडक आव्यूह कहलाता है। तो जरा सा हम देखेंगे कि आखिर शाखंडक आव्यूह हम किस तरीके से यहाँ पे बना रहे हैं। लेट्स टेक अ एग्जांपल, आई विल टेक अ एग्जांपल, और एग्जांपल के बाद ये चीज डिसाइड करते हैं। सपोज दैट एक आव्यूह ए दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, कितना दिया हुआ है, आव्यूह है तो 2 7 1 0 3 5 4 2, मान लिया चलो -1, ऐसे ये एक आव्यूह दिया हुआ है, और मुझसे इसका शाखंडक आव्यूह पूछना चाहता है, ठीक है। ये एक आव्यूह दिया हुआ है, इसका शाखंडक आव्यूह क्या होगा देख लेते हैं। शाखंडक आव्यूह, अब शाखंडक आव्यूह का मतलब ये हुआ कि हर एक आव्यूह के लिए, हर एक अवयव के लिए पहले शाखंडक निकाले जाए, और फिर उन शाखंडक को उन्हीं अवयवों की जगह पे रख करके इनको बनाया जाए। यानी कुछ इसका फार्मूला कुछ ऐसे आएगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, शाखंडक आव्यूह हो जाएगा। अब C11 का मान कितना होगा, ये देखिए जरा सा, ऋणात्मक धनात्मक के साथ लिखना चालू करिएगा। -1 की पावर 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा, तो इसका मतलब ये धनात्मक होगा। या मान लो तुम्हें ऐसी दिक्कत होती है तो तुम सीधे भी समझ सकते हो कि प्लस आता है, माइनस, यहाँ पे माइनस आता है, फिर प्लस आता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से समझ सकते हैं। यानी स्टार्ट प्लस से करना, चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, ठीक, बात समझ में आ गई। वहां से आप कर सकते हो। आप देखो C11 का मतलब ये वाला ये पंक्ति छूट गया, ये स्तंभ छूट गया, -3 -10 यानी -13। इस वाले के लिए 0 -20, इस वाले के लिए 0 -12, इस वाले के लिए ये छूटेगा -7 -2 -9, इस वाले के लिए -2 -4 यानी -6, इस वाले के लिए 4 -28 कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 -28, ठीक। इस वाले के लिए ये छूटेगा 35 में से 3 गया 32। बात समझ में आई है। तो बेटर तरीका यही होता है कि आप पहले धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह करके लिख लो और इसके बाद हल करते चले जाओ। इस वाले के लिए ये छूटेगा 5 दूनी 10, 10 में से 0 गया 10,
लास्ट वाले के लिए 3 दूनी 6, 6 में से 0 गया 6। तो आपका जो सहखंडस आव्यूह आया वो कितना आ गया, यहाँ पे फाइनल आंसर -13, 20, -12, 9, -6, 24, 32, -10 और 6। ये आपका सहखंडस आव्यूह आ गया। इसको ऐसे दिखाते हैं कई बार, ठीक। तो अगर ए ये है तो ए सहखंडस ये बन गया। बात समझ में आ गई आपको? अच्छे से समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो ये आपका सहखंडस आव्यूह कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है? सहखंडस आव्यूह कहलाता है। अब हम बात करेंगे सहखंडस आव्यूह के परिवर्त की। सहखंडस आव्यूह के परिवर्त की बात, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में बात आई कि सहखंडस आव्यूह कहते किसको है? कुछ नहीं, आपने एक आव्यूह बनाया, आव्यूह बनाने के लिए हर एक अवयव के सहखंडजों को पता किया और सहखंडजों को उन्हीं अवयवों की जगह रखते हुए एक आव्यूह क्रिएट करेंगे और उसी आव्यूह को हम लोग सहखंडस आव्यूह कहते हैं। मान लीजिए आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एक काम कर सकते हैं, C11, C12, C13 का मान अलग से जाकर के निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है कि आपका सवाल कितने नंबर में पूछा है। अगर ज्यादा नंबर 6 नंबर का है या 4 नंबर का है तो आप बिल्कुल निकाल कर उनको दिखाएंगे। अगर आपका सवाल पूरा 4 नंबर का है या उससे नीचे है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। मैं चलता हूँ आगे बताने। मैंने कहा सहखंडस आव्यूह का परिवर्त, इसी को बोला जाता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। देखिएगा, सहखंडस आव्यूह का परिवर्त, ठीक। इसी को बोला जाता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। दिखाने का तरीका ADJ, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक। तो किसी भी आव्यूह का जो परिवर्त, सहखंडस आव्यूह का जो परिवर्त होता है यानी एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ये तरीका क्या होता है कि आप उसके सहखंडस आव्यूह निकाल लीजिए और उसका परिवर्त निकाल लीजिए, यानी उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। यानी एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होगा सहखंडस आव्यूह का परिवर्त। यानी पहले सहखंडस आव्यूह निकाल लीजिए, फिर उसका क्या करिए आप लोग, परिवर्त निकाल लीजिए, ठीक है ना। आई टेक एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए a बराबर मुझे दे रखा है 5, 3, 2, 0, 1, 7, 3, -2, 4, इस तरीके से दे रखा है और मुझसे एडजॉइंट ऑफ ए पूछा है। मुझसे पूछा एडजॉइंट ऑफ ए कितना, ठीक। ये छोटा सा सवाल दिया, क्या करेंगे, सबसे पहला काम उसके सहखंडस निकालेंगे। सहखंडस आव्यूह निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, प्लस से स्टार्ट करिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। इस तरीके से आपने अरेंज कर दिया। इसके बाद सीधा सीधा इसके लिए 4 में से 7 दूनी 14, माइनस साइन के साथ, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, यानी 4 में से -14 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 18, ठीक है। इसके बाद इस वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए अब 0, 0, -21, तीसरे वाले के लिए 0, -1,
चौथे वाले के लिए 12, 12 में से 4 घटना चाहिए, -4, 12 में से -4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। चौथे वाले के लिए, इसके वाले के लिए 5 और 20, 20 में से 6 गया, कितना आ जाएगा, 14। इस वाले के लिए -10, -9, 3 3 का 9 होता है ना, 5 दूनी 10, तो -10 और -9, यानी ये हो जाएगा -19। चौथे वाले के लिए ये कॉलम छोड़ दीजिए, 7 1 21, 21 में से 2 गया 19। ये देखिए, इसके बाद इस वाले के लिए ये छोड़िए, 5 7 35, 35 में से 0। इस वाले के लिए 5 1 5, 5 में से 0। ये आपका सहखंडज अवयव हो गया, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट एडजॉइंट ऑफ ए, यानी इसका सहखंडज का परिवर्त का अवयव होगा। अब इसको परिवर्त कर दीजिए, कितना आएगा, 18 21 -3, 18 21 -3, -16 14 19, -16 14 19, 19 -35 और 5, 19 -35 और 5। ये देखिए, तो ये आपका सब मिलाकर के सहखंडज अवयव का परिवर्त आ गया। अगर आपको, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको सहखंडज डायरेक्ट कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है तो उससे अच्छा ये है कि आप पहले 9 C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 ये सब आप पहले अलग से निकाल लीजिए और इसके बाद इसके ऊपर कैलकुलेशन करिए, यानी इसके बाद आप सहखंडज अवयव बनाना चालू करिए, ठीक है ना। तो बात मेरी समझ में आ रही होगी। प्लीज हार्ड वर्क करते रहिए, थोड़ा वीडियो देखते रहिए और सारी की सारी चीज़ें सीक्वेंस में है, इसलिए वीडियो कोई भी मिस मत करिए। बाकी क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन सीरीज देखते रहिए, क्लासेस देखते रहिए, किस तरीके से हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है ना। स्टेप हर बार बोलता हूँ, इस बार भी बोलूँगा, अगर आपको कहीं पे दिक्कत होती है डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट गेटरेक्स एजुकेशन, ठीक, फ्री ऑनलाइन पोर्टल टू टीच यू, और डेफिनेटली आपके लिए बहुत फायदेमंद है, स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, जो बच्चे बाहर रहते हैं, गाँव देहात में रहते हैं, सिटी में आकर के, या उतनी अच्छी शैक्षिक उनके पास सुविधाएं नहीं होती हैं, ठीक है। तब भी अगर कोई दिक्कत होती है यू कैन कॉन्टैक्ट गेटरेक्स एजुकेशन। फाइनली लास्ट में चलते चलते गेटरेक्स एजुकेशन की तरफ से अगेन थैंक यू, और मेरी तरफ से क्या होता है हर बार, क्या होता है, बाय 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 बाय।